है डिफरेंटिबिलिटी यानी अवकलनीयता। आप पढ़ेंगे अवकलनीयता यानी कोई फलन अवकलनीय है और कब अवकलनीय नहीं है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि किसी फलन का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स होता है, वो होता है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये होता है, ये वास्तव में क्या है, आपका वैल्यू है। ये क्या है, एक वैल्यू ही है कि नहीं। तो ये एक लिमिट है, और लिमिट अगर मौजूद है, लिमिट कब मौजूद होती है, जब जैसे आपसे पूछा जाए किसी गिवन पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना। इसके लिए आप क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वैसे ही इसमें ये लिमिट कब मौजूद होगी, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, तभी ये आपका अवकलनीय कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें एल एच या एल एफ डैश एक्स कह सकते हैं आप इसे, ये होगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। मान लीजिए एक्स इक्वल टू सी पे निकालते हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल टू सी पे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये वैल्यू जो आएगी ये क्या कही जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ माइनस आप कर दीजिए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर ये दोनों चीजें किसी चीज के लिए सेम हैं, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है किसी गिवन पॉइंट के लिए x इक्वल टू सी के लिए, तो कहा जाएगा कि ये आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू सी पर डिफरेंटिएबल है, अवकलनीय है। अगर नहीं सेम आता है दोनों, तो वो बिंदु अवकलनीय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू निकालने का क्या क्या मतलब है, कहने का मतलब अगर एक लाइन में कहना चाहें तो अगर लिमिट मौजूद है तो फलन अवकलनीय होगा, और लिमिट मौजूद नहीं है तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। और लिमिट मौजूद कब रहती है, लिमिट मौजूद तभी रहती है जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव क्या हो, सेम हो, तभी तो मौजूद रहेगी। तो इसलिए हमको ये दोनों वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और अगर ये दोनों सेम आ गई तो जान लीजिएगा फलन अवकलनीय है, और नहीं आई तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आपके पिछली प्रश्नावली का रह गया था, उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे एक फलन दिया गया था आपको जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स, ये 19वां सवाल पिछली प्रश्नावली का है, और आपसे कहा गया था ये चेक करिए कि एक्स, ये जो फलन है आपका, ये सभी धन पूर्णांकीय मानों के लिए असतत है। तो आप क्लियरली जान सकते हैं कि जी एक्स को अगर हम दो फलनों में, एक मान लीजिए एफ एक्स और एक एच एक्स, दो फलनों के अंतर के रूप में डिफाइन करें, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको मिल रहा है एक्स, और एच एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब अगर देखें तो चूंकि ये एफ एक्स क्या है आपका, सतत है किसी भी वैल्यू के लिए, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स के पूर्णांक मान के लिए असतत होता है। पूर्णांक मान के लिए क्या होता है आपका, असतत होता है। कैसे, क्योंकि आपको बताया गया है, क्या बताया गया है पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की थी। कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक की थी, किस पॉइंट पर चेक की थी कॉन्टिन्यूटी, इंटीजर वैल्यू के लिए चेक की थी और नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए चेक की थी। तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमने देखा था कि ये वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, सतत नहीं आ रही थी। तो अगर एक फलन सतत है, दूसरा आपका असतत है, तो इनका जो माइनस होगा, इसलिए जो आपका जी एक्स होगा एफ एक्स माइनस एच एक्स, ये क्या होगा आपका, ये तो आपका असतत ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था ये सतत तभी होता है जब दोनों फलन सतत हो। ठीक, तो ये 19वां सवाल कंप्लीट हो गया। अवकलनीयता चेक करने के लिए आप दोनों वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, छोटा सा वीडियो रहेगा। अभी इसमें एक्सरसाइज जो सॉल्व करिएगा अवकलनीयता में, जो नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा। हाँ।
हाँ, तो एक्सरसाइज 5.1 आप लोग कर चुके हैं लगभग इसमें। और 19वें सवाल में जो आप लोगों को डाउट्स था, 19वां सवाल कुछ खास है नहीं आपका। जी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है, कई लोगों के एक्स कमेंट करने के माइनस कारण ग्रेटेस्ट इसे इंटीजर दोबारा ऑफ बताया एक्स। जा रहा ये है, जो थोड़ा सा चीज़ें थी हिंट ये देख आपको लें। बताया है पिछले वीडियो में कि ये आपका क्या है, एक सतत फलन है, लेकिन ये आपका सभी आप पूर्णांकी मान के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी असतत होता है। इसलिए ये दोनों कंपोजिशन का क्या है, हाँ, दो फलनों का अंतर है। ऐसे फलनों का जो कि एक सतत है और दूसरा असतत है, इसलिए इस फलन को हम क्या सपोज करेंगे, इस फलन को हम असतत ही सपोज करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम अवकलज पे चर्चा करेंगे। अवकलज आप पढ़ ही चुके हैं कुछ चीज़ें अवकलज में, जैसे किसी फलन का अवकलन किस फार्मूले से निकलता है आप पढ़े ही हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फार्मूले में रख करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी फलन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब आगे इसमें क्या है कि जैसे दो फलनों का योग, जैसे एक फलन u हो गया, दूसरा आपका b हो गया, इनका योग है या अंतर है, पूरे का आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का कर देंगे, यानी डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको लगा के डी बी बाई डी एक्स करेंगे। ये आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि दो फलनों के गुणनफल जो होता है u इंटू वी, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, u v मतलब पहला फलन और दूसरा फलन। तो फर्स्ट फंक्शन आप नोट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन नोट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर देते हैं। इसे लेबनीज रूल भी कहते हैं। लेबनीज जो एक मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन भी थे, मतलब फिजिस्ट थे, वो भी जो है वही इस फार्मूले का डेरिवेशन किए थे कि पहला और दूसरा अगर दो फलनों का हम अवकलन करते हैं, जो ये रूल है आपका, इसे प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कहते हैं। इससे अगर करेंगे तो ये चीज़ आपका सभी फलनों में लागू हो रही थी। तो रूल्स ऐसे ही बनते हैं, जैसे आपने क्या किया कि ढेर सारी चीज़ कोई काम किया, ढेर सारे काम किए, और कोई उस पर सारे कामों पर एक नियम सब में आपको कॉमन मिल गया। ये एनालिसिस की बात होती है, अगर अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में वो चीज़ नियम बन जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने ढेर सारे दो फलन लेकर के इस मेथड से अवकलन किया और देखा कि सब में ये रूल आपका अप्लाइड हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये रूल जो है आपका एक नियम बन गया और इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके अलावा भागफल का भी फार्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटे हर। इसको भी आपको बताया गया है, शायद नहीं बताया गया तो एक बार जान लीजिए। हम क्या करते हैं, पहले हर नोट करते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ अंश लिखते हैं। हर नोट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश लिखेंगे, फिर प्लस माइनस अंश नोट करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ हर लिखते हैं और बटे क्या करते हैं, हर का स्क्वायर कर देते हैं। ये रूल है आपका किसका, क्या निकालने का, भागफल निकालने का। अगर आपका भागफल दिया गया है यानी अंश और हर के रूप में है कोई, तो आप ये फार्मूला लगा करके अवकलन कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें एक बार। आगे बढ़ते हैं और कंपोजिट फलन का हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। कंपोजिट फलन क्या होते हैं, जहाँ पे एक चीज क्लियर ना हो, जैसे अगर y इक्वल टू लिख दें हम साइन एक्स, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं वाई एक्स इसका फलन है, एक्स का फलन है। लेकिन यही साइन एक्स के बजाय लॉग ऑफ ई की पावर एक्स लिख दे, क्या लिख दे, लॉग ऑफ ई की पावर एक्स, तो वैसे भी इसका मान साइन एक्स ही होता है। इसका मतलब जान लीजिए, क्योंकि लॉग ई जो होता है ये आगे एक्स आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये स्पेशली जान लीजिए साइन एक्स ही लिखा गया, साइन एक्स का दूसरा रूप लिखा गया। लेकिन सपोज कर लो यहाँ लॉग एक्स कुछ और लिख देते हैं, लॉग ऑफ ई की पावर एक्स केवल लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो y फलन है साइन का और साइन भी फलन है ई की पावर एक्स का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फलन आते हैं इन्हें हम कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इन दो फलनों का सम्मिलन रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें दो रूल अप्लाइड होता है। एक तो हम इस चीज को u मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, u। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिल जाता है आपका,
साइन यू, यानी y फलन हो गया किसका, u का। लेकिन u किसको माने थे आप, e की पावर x को माने थे। तो u किसका फलन है, e की पावर x का फलन है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि अगर हमको y का अवकलन करना है तो हम x के सापेक्ष ना करके किसके सापेक्ष करेंगे, u के सापेक्ष करेंगे, यानी dy बाई du निकालेंगे। तो ये हो जाएगा साइन u का क्या होता है आपका cos u। इसी तरह अगर हम इसका कर दिया जाए आपको अवकलन करने के लिए तो किसके सापेक्ष करेंगे, du बाई dx करेंगे। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। लेकिन आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था dy बाई dx। तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो आप देखेंगे dy बाई du इंटू du बाई dx। अब इसकी वैल्यू यहाँ से और इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से हम रख दें तो आपको मिल गया cos u इंटू ई की पावर x। और u की वैल्यू आप रख दीजिए, किसको सपोज किए थे u, आप e की पावर x को सपोज किए थे। e की पावर x इंटू cos ऑफ e की पावर x। ठीक है, तो इस तरह आपका कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल आता है। इसके अलावा इसमें एक चेन रूल अप्लाई किया जाता है। चेन रूल क्या है उसको भी बता देते हैं, ज़्यादा प्रभावी रहेगा। उसी के द्वारा हम लोग करेंगे। मिटा दे रहे हैं इसको, ध्यान समझ लीजिए। जो जैसे आपको लगे कि साइन x होना चाहिए, x की जगह पे कुछ और हो गया है, तो वहाँ उसको आप u v कुछ भी सपोज कर लीजिए। ठीक है, इसको u सपोज कर लीजिए। फिर इस आप देखेंगे कि ये जो फलन होगा वो साइन इस फॉर्म में हो जाएगा, साइन u के फॉर्म में हो जाएगा। y का अवकलन उसी के सापेक्ष करिए जिसके फॉर्म में ये कन्वर्ट हो, u के फॉर्म में, मतलब u के फलन के रूप में कन्वर्ट हुआ है तो u के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए u को जो आप सपोज किए e की पावर x, यहाँ देखिए u किसका फलन है, e की पावर x का है, इसलिए इसका सापेक्ष किसके सापेक्ष करेंगे हम, x के सापेक्ष। फिर आपको क्योंकि y का x के सापेक्ष ही हमेशा निकालना रहता है, यानी dy बाई dx ही निकालना रहता है, इसके लिए हम dy बाई du इंटू du बाई dx कर देते हैं। अगर यहीं पे e की पावर cos x दे देता, e की पावर क्या दे देता, cos x। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती कि इसको अगर हम e की पावर cos x को u मानते हैं, e की पावर cos x को क्या मानते हैं, u, ये तो साइन u हो जाएगा। लेकिन ये क्लियर फलन नहीं है, क्लियर फलन नहीं है। फिर हम इसमें अलग चीज को भी हम कुछ और सपोज करते, किसको सपोज करते, cos x को आप कुछ और सपोज कर लेते, v सपोज कर लेते, तो आपको यहाँ पे u इक्वल टू मिल जाएगा आपको e की पावर v। अब u का अवकलन हमको v के सापेक्ष करना रहेगा, फिर किसका अवकलन करना रहेगा, v का अवकलन x के सापेक्ष। यानी यहाँ पे आपको एक चीज और बढ़ जाएगी कि u का हमको किसके सापेक्ष करना है। यहाँ देखिए u है, u का मान किस रूप में है, e की पावर v के रूप में है, यानी u का अवकलन हमको v के रूप में करना है। फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर v का अवकलन x के रूप में करेंगे। आपको लास्ट में ये देखेंगे कि ये चीज़ कैंसिल होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे कैंसिल नहीं होता, लेकिन जान लीजिए कि ये आपका दिमाग में रहना चाहिए, ये किससे कटेगा, ये किससे करेगा, dy बाई dx बचना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी में चेन रूल अप्लाई करके देखते हैं। डायरेक्ट आपको हम बिना माने भी किया जा सकता है। बिना माने कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे y इक्वल टू दे दे आपको, y इक्वल टू साइन e की पावर cos x, और आपसे कह दिया इसका अवकलन करिए, तो आप सीधे dy बाई dx लिखिए। एक एक चीज का अवकलन करिए। साइन का अवकलन क्या होता है, cos, इसके बाद की चीज नोट, e की पावर cos x नोट कर लीजिए, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसका अवकलन हो चुका। अब कौन आ गया, e की पावर x, x माने cos x, उससे नहीं मतलब e की पावर x है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यानी e की पावर हो गया आपका cos x। अब कौन बचा, केवल cos x बचा, और cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। इन तीनों को आप गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन। ठीक है, तो ये चेन रूल ज़्यादा उपयोगी है और इसी का प्रयोग करेंगे हम। प्रश्नावली आपकी देखते हैं, दूसरी प्रश्नावली 5.2, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 5.2 में आपको दिया गया है सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स y इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ये आपको दिया गया है सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। अब इसमें आपको मान लीजिए करना अवकलन, तो पहले हम चैन रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम इसमें कौन किसका फलन है उस रूप में करके बता दे रहे हैं। देखो सेक के बाद कुछ है तो इसको यू मानो,
आप मान लीजिए, माना u बराबर है, यानी tan रूट x बराबर है u। tan रूट x बराबर क्या है? u है। लेकिन यहाँ sec u से काम बनने वाला नहीं, क्योंकि tan के बाद रूट x आया, ये भी कोई फलन है। इसलिए हम रूट x को क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। रूट x को क्या मान लें? v मान लें। तो u इक्वल टू क्या हो गया? अब देखिए, आपको u इक्वल टू मिल गया tan v, ठीक है। और v इक्वल टू आपका रूट x है ही, और y इक्वल टू आपको मिल गया, क्या मिल गया? y इक्वल टू sec, और इतने को आपने क्या माना था? u माना था। अब आप देख सकते हैं कि तीन चीजें अलग अलग आपको मिल गई, ठीक है। माना किसको गया? पहले sec के बाद जो है उसको पूरा माने हम, क्योंकि sec x होना चाहिए, यानी sec यहाँ u मान लिया गया, लेकिन u के साथ tan रूट x लिखा है, tan x होना चाहिए। यानी जहाँ जानिए कि यहाँ x होना चाहिए, उसमें अगर दो चीजें आती हैं तो उसको आप सपोज कर लीजिए। तो यहाँ सपोज कर लिया गया, tan रूट x को u सपोज किया गया, u इक्वल टू आपका tan v, यहाँ v इक्वल टू रूट x हो गया। अब इसका अवकलन अगर हम कर दें dy बाई du कर दें, dy बाई du, sec u का अवकलन क्या होता है? आप जानते ही हैं, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, यानी sec u इंटू tan u। एक चीज खत्म। इसका अवकलन करते हैं du बाई dv करेंगे, tan v का अवकलन आप जानते हैं, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो ऐसे tan v का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर v। फिर आप देख सकते हैं v का अवकलन हो जाएगा dv बाई dx, रूट x का अवकलन, यानी रूट x का मतलब आप जानते ही हैं, x की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगी, और 1/2 में से कम हो जाएगा, यानी 1/2 x की घात माइनस 1/2, माइनस 1/2 का मतलब होता है रूट x। तो ये चीजें आपकी निकल के आ गई। अब आपको निकालना क्या है? dy बाई dx। अब इसको क्या क्या लिखेंगे? जो लिखे, जो अवकलन किए हैं उन्हीं तीनों का गुणनफल, dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dx, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना आएगा आप देख सकते हैं। पहले हम इसको लिख रहे हैं 1/2 रूट x, ये हो गया sec स्क्वायर v इंटू इसको sec v इंटू tan v मान रख देते हैं आप चाहें तो। ये हो जाएगा 1/2 रूट x इंटू sec क्यूब v, और v माने क्या माने थे आप? v माने आपने सपोज किया था रूट s, तो sec क्यूब रूट x इंटू tan v, यानी tan रूट x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर जो भी रहा हो आप देख लीजिएगा। ये सवाल नंबर था आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो इसी तरह 10 सवाल हैं इसमें, जो भी हैं आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। बाकी अगले वीडियो। धन्यवाद।